नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं। आपको बीत हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। विगत वीडियो में मैंने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना द्वारा दिनांक 28/1/2026 को पटना में आहूत बिहार सरकार सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक के संदर्भ में निर्गत पत्र के अंतर्गत उठाए गए बिंदुओं की कंडिका 8 की चर्चा की थी। आज मैं उस उक्त पत्र में कंडिका 9 के संदर्भ में जो विषय वस्तुओं उठाए गए हैं उसकी चर्चा करूँगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार पटना के पत्र के साथ संलग्न एजेंडा की कंडिका 9 में यह कहा गया है कि किसी सहकारी समिति के वेतन कर्मी, आगे से मैं यहाँ डिफ़ॉल्टर शब्द यूज़ करूँगा, किसी सहकारी समिति के डिफ़ॉल्टर होने पर सक्षम प्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना चाहिए। सहकारी समिति वेतनकर्मी घोषित करने के संबंध में, सहकारी समिति को डिफ़ॉल्टर घोषित करने के संबंध में निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना का पत्रांक 4990 दिनांक 28/5/2019 निर्गत है। उक्त पत्र में किसी सदस्य अर्थात इंडिविजुअल सदस्य को वेतनकर्मी घोषित करने के संबंध में बताया गया है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 40, 41 और 48 के तहत प्राधिकृत प्राधिकारी की किसी व्यक्ति को डिफ़ॉल्टर घोषित करने की अधिकार है, परंतु किसी सहकारी समिति को डिफ़ॉल्टर घोषित किए जाने में इस प्रकार के सक्षम प्राधिकार की स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। यह प्रश्न बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने उठाया है एजेंडा के कंडिका 9 के माध्यम से। देखिए, अब सबसे पहले हमें डिफ़ॉल्टर की योग्यता से संबंधित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के सुसंगत प्रावधानों और नियमों के बारे में स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 44 ख च में 44 ख च की 4 उपधारा है, उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4। उपधारा 44 ख च में सामान्यतः जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक के प्रबंधन समिति के सदस्यों की अयोग्यता की चर्चा की गई है। इसमें कई तरह की योग्यता हो सकती है, लेकिन जहाँ तक डिफ़ॉल्टर वाली योग्यता है उसका लेख 44 ख च की उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3 के ख में है। यह डिफ़ॉल्टर से संबंधित है। ऐसे तो हमको जो 44 ख च है उसको पूरी तरह से समझना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए, लेकिन जब यदि हम वेतनकर्मी की चर्चा करेंगे तो वेतन डिफ़ॉल्टर से संबंधित प्रावधान 44 ख च की उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा 3 के ख में है। इसी तरह बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 23 में भी 2 उपनियम हैं, उपनियम 1 और उपनियम 2। तो नियम 23 को में सहकारी समितियों की प्रबंधन समिति के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। 44 ख च में केवल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का संदर्भ मिलता है और राज्य सहकारी बैंक का संदर्भ मिलता है, और 44 ख च की उपधारा 3 में हम आते हैं तो यह अल्पकालीन सहकारी संरचना की समितियों के लिए हो जाता है। मतलब उसमें जो योग्यता लिखी गई है 44 ख च के 3 में वह उसका संबंध या 4 में उसका संबंध पैक्स के भी प्रबंधन समिति की योग्यता से हो जाता है। लेकिन नियमावली के नियम 23 के उपनियम 1 में और 2 में जो योग्यताएँ हैं वो सभी सहकारी समितियों पर लागू होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम निबंधक सहयोग समितियां के पत्रांक 4990 दिनांक 28/5/2019 की करते हैं, जिसकी चर्चा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पटना के पत्र में भी की गई है। अब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है, इस पत्र की पृष्ठभूमि को।
और हमको लग रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में इस पत्र में जो निर्गत दिशा निर्देश है उन पर भी कतिपय कंडिकाओं पर पुनर्विचार की जरूरत है। हुआ यह था कि समादेश याचिका संख्या 16,517 वर्ष 2014 में दिनांक 25/9/2014 को माननीय उच्च न्यायालय पटना ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश में कहा गया कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 के अंतर्गत कैश क्रेडिट ऋण प्राप्त करने वाले समिति की प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य के विरुद्ध डिफॉल्टर होने संबंधी डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी जब तक सक्षम प्राधिकार के द्वारा आदेश पारित नहीं कर दिया जाता तब तक बैंक के अनुरोध पर अथवा नो ड्यू सर्टिफिकेट के अभाव में उनके नामांकन को निर्वाचन प्राधिकारी के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक सक्षम प्राधिकार बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत प्रबंधक अध्यक्ष को या कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को डिफॉल्टर होने घोषित नहीं कर दे तब तक उनके नामांकन को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट दिशा निर्देश था। अब इसके आलोक में निबंधक सहयोग समिति या बिहार पटना ने अपना पत्रांक 4990 दिनांक 28/5/19 निर्गत किया और इसमें डिफॉल्टर के संबंध में विस्तृत व्याख्या की गई। इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि सहकारी ऋण व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः दो तरह के ऋण सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाते हैं, जिसके कारण सहकारी समिति अथवा सदस्य डिफॉल्टर हो जाते हैं। पहला अल्पकालीन कृषि ऋण है और दूसरा कैश क्रेडिट ऋण। निबंधक सहयोग समितियां के पत्र में अल्पकालीन कृषि ऋण के संबंध में कहा गया है कि वर्तमान में अल्पकालीन कृषि ऋण सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। अल्पकालीन कृषि ऋण के मामले में जहां समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से ऋणी होते हैं, वहीं संबंधित सहकारी समिति भी अपने सदस्यों को बैंक द्वारा दिए गए ऋण के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो जाती है, ऋणी हो जाती है। अतः अल्पकालीन कृषि ऋण के व्यतिक्रमी होने की स्थिति में, डिफॉल्टर होने की स्थिति में ऋणी सदस्य के साथ साथ संबंधित सहकारी समिति भी डिफॉल्टर हो जाती है। यह पत्र था। इस पत्र में दो तीन चीज़ों की चर्चा करने की जरूरत है। इस पत्र में अब इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सहकारी ऋण जो लेते हैं किसान क्रेडिट के माध्यम से तो उसमें जो डिफॉल्टर हो जाएगा तो उसको डिफॉल्टर को सूचित करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है। अमूमन प्रबंध निदेशक जो डिफॉल्टर सदस्य हैं वे निर्वाचन पदाधिकारियों को ही डिफॉल्टर सदस्यों की सूची प्रेषित करते हैं। वैसे तो वोटर लिस्ट की योग्यता में भी इसे अंकित करने का निर्देश है। इसको भी हमको देखना चाहिए कि जो डिफॉल्टर सदस्य हों किसान क्रेडिट कार्ड का, उनको वोटर लिस्ट में जो योग्यता कालम है उसी में उसको एंट्री कर दिया जाए। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और उठता है। प्रश्न उठता है कि वर्तमान समय में जो किसान क्रेडिट कार्ड है वह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सीधे पैक्स के सदस्यों को दिया जाता है। पैक्स की भूमिका मात्र इतना है कि वह क्रेडिट लिमिट पास करके भेज देता है। एक समय था कि पैक्स की बहुत सक्रिय भूमिका थी, ऋण वितरण का कार्य भी करता था। यद्यपि रजिस्ट्रार के स्तर से एक पत्र निकल गया है कि ऋण वितरण किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कार्ड में पैक्सों की भूमिका को पैक्स के माध्यम से किया जाए, लेकिन उसका क्रियान्वयन किया जाना शेष है। इस परिस्थिति में जब मात्र क्रेडिट लिमिट प्रेषित करता है पैक्स या अन्य सहकारी समिति, तो उसके किसी सदस्य के डिफॉल्टर होने पर या सदस्यों के डिफॉल्टर होने पर पूरी सहकारी समिति को डिफॉल्टर ठहरा देना कहाँ तक उचित है, इस पर भी पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निबंधक सहयोग समितियां के इस पत्र में यह कहा गया है कि कैश क्रेडिट ऋण सहकारी बैंक द्वारा सहकारी समितियों को विभिन्न प्रयोजनार्थ दिया जाता है और इस तरह के कैश क्रेडिट ऋण की ससमय वापसी नहीं के कारण ऐसी समिति डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाती हैं। साथ ही कैश क्रेडिट ऋण के मामलों में समिति के साथ साथ पदधारकों को इंडिविजुअल डिफॉल्टर की श्रेणी में माने जाने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा इस आशय का आदेश पारित करना आवश्यक है। इसमें निबंधक पत्र में स्पष्ट किया गया कि हाँ, कैश क्रेडिट ऋण देते हैं, विभिन्न प्रयोजन के लिए मिलता है। आजकल धान अधिप्राप्ति के संदर्भ में ज़्यादा इसकी चर्चा है। तो इसमें यदि कोई डिफॉल्टर हुआ तो समिति भी डिफॉल्टर हुई,
लेकिन उसके पदधारक हैं, अध्यक्ष हैं या कार्यकारिणी सदस्य हैं या अन्य कोई है, तो उसको डिफॉल्टर साबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करना जरूरी है। और इस संबंध में 3 बिंदुओं की चर्चा निबंधक के पत्र में की गई है। पहला बिंदु है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 40 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार द्वारा यदि किसी पदधारक को सहकारी समिति द्वारा सहकारी बैंक से लिए गए कैश क्रेडिट ऋण के मामले में अधिभारित किया जाए, अर्थात सरचार्ज किया जाए, तो अधिभारित राशि के जमा होने तक पदधारक समिति के साथ साथ व्यक्तिकर्मी की श्रेणी में भी आएगा कि जो समिति है उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल है जिस पर सरचार्ज हुआ है वो भी डिफॉल्टर की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ कुछ 1-2 मुद्दे हैं जिनकी मैं चर्चा आपसे करूँगा। अब देखिए, निबंधक के पत्र में यह स्थिति है कि सरचार्ज हो जाने पर, अधिभारित हो जाने पर ही वो डिफॉल्टर की श्रेणी में आएगा। लेकिन जो हमारा अधिनियम है, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 44 ख च की उपधारा 3 की कंडिका घ और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 की धारा 23 की उपधारा 1 की कंडिका घ और धारा 23 की नियम 23 के उपनियम 2 की कंडिका ग में अधिभार कार्यवाही लंबी होने मात्र को योग्यता की श्रेणी में रखा गया है। निबंधक के पत्र में कहा गया है कि सरचार्ज हो जाएगा तो डिफॉल्टर की श्रेणी में आएगा। और जो हमारा प्रोविजंस है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 44 ख च की उपधारा 3 की कंडिका घ और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 23 के उपनियम 1 की कंडिका घ और नियम 23 के उपनियम 2 की कंडिका ग यह कहता है कि अधिभार की कार्रवाई लंबित होना ही योग्यता की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मात्र निबंधक के पत्र में कहा गया है कि हाँ, अधिभारित राशि जमा होने तक वह डिफॉल्टर की श्रेणी में रहेगा, तो क्या मात्र अधिभारित राशि जमा हो जाने के साथ ही डिफॉल्टर की श्रेणी से मुक्त हो जाएगा या उसे इस हेतु अपीलीय प्राधिकार कि न्यायालय का आदेश दोष मुक्त होने के लिए न्यायालय का आदेश प्राप्त करना होगा? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। पुनः निबंधक सहयोग समितियां के प्रासंगिक पत्र में यह कहा गया है कि सहकारी समिति द्वारा लिए गए किसी कैश क्रेडिट ऋण के डिफॉल्टर होने को आधार बनाते हुए यदि सहकारी समिति के किसी पदधारक के विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम 1935 धारा 41 के तहत निर्वाचन से वंचित किए जाने का आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित किया जाता है, तो संदर्भित कैश क्रेडिट की ऋण की वसूली होने तक पदधारक व्यक्तिगत रूप से समिति के साथ साथ डिफॉल्टर की श्रेणी में आएंगे। यहाँ भी कहा है कि कैश क्रेडिट की राशि की वसूली होने तक। अब प्रश्न है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 44 ख छ की उपधारा 2 और को देखने की जरूरत है और साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि यदि किसी को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया तो अपीलीय मात्र राशि जमा हो जाने से बिना अपीलीय प्राधिकार या अपीलीय न्यायालय के दोषमुक्त किए जाने से वह अयोग्यता की श्रेणी से निकल पाएगा। इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। अब फिर निबंधक सहयोग समितियां की इसी पत्र में कहा गया है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 48 के तहत सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश में सहकारी समिति द्वारा लिए गए कैश क्रेडिट ऋण के मामले में यदि पदधारक के विरुद्ध जिम्मेवारी जाहिर की जाती है तो वह पदधारक एवं संबंधित समिति ऋण की वसूली होने तक डिफॉल्टर माने जाएंगे। धारा 48 की बात करता है। देखिए, धारा एक तो ऋण की वसूली होने तक डिफॉल्टर माने जाएंगे, यह तो प्रावधान है ही। और धारा 48 में के संदर्भ में मैं एक चीज़ की चर्चा करना जरूर समझता हूँ कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मोहम्मद फैजान व अन्य तथा बिहार सरकार व अन्य में 13 मार्च 1997 को एक आदेश पारित किया था और इसमें स्पष्ट किया गया था कि अवार्ड की डिक्री की राशि सहकारी सोसाइटी की सामूहिक जिम्मेवारी है, यह अध्यक्ष और प्रबंधक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी नहीं है और इसकी वसूली जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम के जो सुसंगत प्रावधान है उनके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी से की जानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सहकारी सोसाइटी से वसूली की जाने वाली राशि के संबंध में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की
धारा 14 में, धारा 54 में है प्रावधान किया गया है। तो थोड़ा हमको इसको भी देखने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब प्राधिकार का जो प्रश्न है कि सहकारी समिति डिफ़ॉल्टर हो तो उसके लिए स्पष्ट चर्चा नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो निबंधक का पत्र है वो व्यक्तिगत डिफ़ॉल्टर के साथ साथ सहकारी समिति के डिफ़ॉल्टर की भी बात करता है। और इस संबंध में नियम 41, 40 और 48 में जो सक्षम न्यायालय है या जो सक्षम प्राधिकार है उनको स्पष्ट रूप से विभागीय अधिसूचना जो निकली थी राजपत्र में दिसंबर 2008 में, उनके द्वारा निबंधक के पावर को डेलीगेट किया गया है। लेकिन कतिपय अन्य बातें हैं जिसमें स्थिति स्पष्ट होने की जरूरत है। इस संदर्भ में मैं जो 44 खचा है, 44 खचा का जो प्रोविजंस है उप सब सेक्शन 1 और 2 है 44 खचा का, उसको भी ज़्यादा देखना चाहिए। इसमें कहता है कि यदि कोई व्यतिक्रमी हो जाए तो दोनों में है चर्चा है। 44 खचा के उपनियम 1 में और 44 खचा की उपधारा 1 में और उपधारा 2 में कोई यदि व्यतिक्रमी हो जाता है तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बैंक का, सरकारी बैंक का, वो रजिस्ट्रार को सूचना देगा और रजिस्ट्रार द्वारा उसको अपने पद पर बने रहने दिया जाएगा। तो ठीक है, मैंने आपसे इसकी चर्चा की। अब तो मैं अब इस अंक को ही समाप्त करता हूँ इस आग्रह के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।